अच्छा, जिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस. नंबर वन वाज रिडॉक्स रिएक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. रिडॉक्स रिएक्शन में क्या था हमारे पास? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था. ऑक्सीडेशन वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन वाज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वो वाला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है. और इसका एक और पार्ट है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस है. इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट हमने अब पढ़ना है आज की क्लास से. रिडॉक्स हमने पढ़ लिया था. ठीक है. रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है. ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काम, वो इलेक्ट्रोलिसिस से स्टार्ट करेंगे. अच्छा जी, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलिसिस यू शुड नो कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी, वैसे जनरली इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, बट केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी इन केमिस्ट्री. तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं. हम टाइम टू टाइम ये पढ़ते आए हैं. बॉन्डिंग में भी हमने देखा था. इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इज ड्यू टू इज फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट? इज फ्लो ऑफ चार्जेस. अब केमिस्ट्री में हम दो तरह के चार्जेस के साथ डील कर रहे होते हैं. एक है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स and the other one is free ions. हिबा बेटा, इसका जो है वो पुराना जो रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर था ना, उससे थोड़ा सा लिंक है. बाकी बॉन्डिंग से थोड़ा सा लिंक है. इतना ज्यादा पुराने चैप्टर से नहीं है. मेटल से इतना ज्यादा नहीं है. आपको आ जाएगा समझ. देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कौन कौन सी चीजें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं. एक तो होते हैं मेटल्स. मेटल्स दे ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी ऑफ डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्री होते हैं. ठीक है. और एक नॉन मेटल हमारे पास ऐसा है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. डेट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट किस चीज का बना हुआ होता है? कार्बन का बना हुआ होता है. और ग्रेफाइट में हमारे पास होता क्या है कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू three other carbon atoms, due to which each carbon atom has one free electron. Remember, तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और बाकी मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. और कोई चीज केमिस्ट्री में ऐसी नहीं आती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे. बट फ्री आइंस की वजह से कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं? फ्री आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स. क्योंकि आयंस जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं. लेकिन आयनिक कंपाउंड्स की सारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. क्योंकि आयनिक कंपाउंड की सॉलिड स्टेट में आयंस तो होते हैं, बट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. रिमेंबर, बॉन्डिंग में वी यूज्ड टू डू दोस क्वेश्चंस जिसमें सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट अगर आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास मोल्टेन है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब हीट करके मेल्ट किया हुआ है, तो आयंस आर फ्री टू मूव. तो मोल्टेन या लिक्विड आयनिक कंपाउंड्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस. इसी तरह हमारे पास अगर कोई एक्वस आयनिक कंपाउंड है. एक्वस आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? कि वो आयनिक कंपाउंड जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं. लाइक ऑल सॉल्युबल सॉल्ट्स आर एक्वस आयनिक कंपाउंड्स. तो एक्वस आयनिक कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस पानी में. एंड इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस. तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा. तो इट डू नॉट कंडक्ट. सॉलिड आयनिक compounds do not conduct. Multi-ionic compounds also conducts electricity. And why solid ionic compound do not conduct electricity? Because ions are fixed. Fixed या फिर हम ये भी कह सकते हैं not free to move. However, molten ionic compounds conducts electricity due to the presence of free ions. Similarly, aqueous ionic compounds, they also conduct electricity due to the presence of free ions.
ठीक है। मोल्टेन और एक्वस आयनिक कंपाउंड में फर्क ये है कि मोल्टेन आयनिक कंपाउंड को हम हीट करके मेल्ट करते हैं, और एक्वस आयनिक कंपाउंड वो जो पानी में डिसॉल्व हुए हुए होते हैं, जो हमने सॉल्युबल सॉल्ट्स पढ़े थे। ठीक है। हसन, अभी भी नहीं आ रही है वॉइस सही? चलो, कुछ लोग कह रहे हैं सही है वॉइस, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। क्या हो रहा है? थोड़ा सा बताओगे? वॉइस सबके पास क्लियर है? क्लियर है? ओके। लो हो रही है यार, मैं तो उतना ही चिल्ला रहा हूँ जितना चिल्लाता हूँ। एक मिनट, कहीं से लो तो नहीं। चलो चलो, ओके। अच्छा, फ्री आइंस की वजह से और कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है क्या? फ्री आइंस की वजह से हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हो गए। व्हाट अबाउट सिंपल सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स? क्या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास आइंस ही नहीं होते। लेकिन एक टाइप हमारे पास है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्वस स्टेट्स। और वो कौन से सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनको पानी में डालने पे वो आइंस देते हैं? तो वो आप आपने पढ़ा है, वो क्या होते हैं? एक्वस एसिड्स। ठीक है। एसिड्स जो होते हैं वो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसमें तो आइंस है ही नहीं। लेकिन जब HCl को हम लिक्विड फॉर्म में यानी मोल्टेन फॉर्म में लेंगे तो भी आइंस नहीं होंगे उसमें। लेकिन जब HCl को जब पानी में डालते हैं तो हमें पता है कि वो आयोनाइज हो जाता है टू गिव H पॉजिटिव आइन एंड क्लोराइड नेगेटिव आइन। इट मींस HCl या कोई भी एक्वस एसिड इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। तो अगर कोई एसिड एक्वा स्टेट में है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज हमने एक्वस एसिड्स वाली चीज बॉन्डिंग में छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि बॉन्डिंग में हम एसिड्स को नहीं जानते थे ना, अब जानते हैं एसिड्स को। चलें भाई आगे। अच्छा, अब हम ना स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये जब भी हम पढ़ रहे थे वो तो हमारा प्री रिक्विजिट था बॉन्डिंग में, जो हमने पढ़ा था, रिकॉल कर रहे थे। अच्छा, पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? इट इज दी decomposition of electrolyte by passing electricity, या इलेक्ट्रिसिटी की जगह इलेक्ट्रिक करंट लिख लो, by passing इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब इस डेफिनेशन में जो वर्ड है ना डिकम्पोजिशन, इसका क्या मतलब है? डिकम्पोजिशन, देखो कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है लाइक सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन क्या है कि इसमें सोडियम आइंस है और क्लोराइड आइंस है। ये इसकी कंपोजिशन है। अगर मैं इसमें से सोडियम आइन को खत्म कर दूं या सोडियम आइन को चेंज कर दूं किसी और फॉर्म में लाइक सोडियम एटम में, और क्लोराइड आइन को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या होगा? इसकी कॉम्पोजिशन हमने चेंज कर दी है ना। जिस चीज का ये बना हुआ है वो ये नहीं रहा। सोडियम आइन जो है वो सोडियम एटम बन गया, क्लोराइड आइन जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन, मतलब हमने कॉम्पोजिशन चेंज कर दी। डिकम्पोजिशन इज टू चेंज द कॉम्पोजिशन। और किस तरह से कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हैं हम इसकी? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। अब रहा सवाल, ये जो वर्ड इलेक्ट्रोलाइट है इसका क्या मतलब है? भाई इलेक्ट्रोलाइट में से हमने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया है और उसको डिकम्पोज कर दिया है।
तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोलाइट इज दैट सोल्यूशन और दैट लिक्विड दैट हैज फ्री मूविंग आयंस। इलेक्ट्रोलाइट हर वो सब्सटेंस होता है, सॉल्यूशन और that has free moving ions, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह रहा, फ्री मूविंग आयंस that can conduct electricity। इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन चेंज करने के प्रोसेस को बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। decomposition means to change the composition। ये समझ आई बात यहाँ तक? बेटा हमने ना इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला चेंज कर देना है इन शॉर्ट। अभी हम देखेंगे ना इलेक्ट्रोलिसिस तो खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के साथ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट हम चूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास वो सोल्यूशन जिसमें फ्री मूविंग आयंस हो, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस पहले इलेक्ट्रोलिसिस हम करके देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन सॉलिड सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे ना तो उसमें आयंस तो होंगे, लेकिन बट दोज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हीट करके मेल्ट कर देंगे सो दैट आयंस बिकम फ्री टू मूव। और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम एक अपैरेटस लेते हैं या कंटेनर लेते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को डालेंगे लेकिन मोल्टेन फॉर्म में। मतलब सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में है उसको इतना हीट करेंगे कि वो मेल्ट हो जाए, तो लिक्विड सोडियम क्लोराइड इसमें होगा। अब इस लिक्विड सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम आइंस होंगे और क्लोराइड आइंस होंगे, दोज आर फ्री टू मूव इन दिस इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब ये एक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। इस इलेक्ट्रोलाइट में से हमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए हम लोग लेंगे पावर सोर्स। पावर सोर्स क्या होती है हमारे पास? डीसी बैटरी। मतलब आपने फिजिक्स में सेल या बैटरी पढ़ा होगा ना। सेल क्या होता है? इसका सिंबल ऐसे बनाते हो ना, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। मतलब बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन होती है नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं एक से ज्यादा सेल आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो वो बैटरी बन जाता है। उसका सिंबल इस तरह से होता है। बस आपको याद रखना है, जो बड़ी लाइन होती है वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और छोटी लाइन जो है वो हमारी नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। ये हमारी डीसी सेल होता है, डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का हमें कुछ लेना देना नहीं है केमिस्ट्री में, तो हम लोग यही वाला बस देखेंगे। अब इस सेल में से इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल तो लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट तक कैसे लेके जाएंगे? बाय वायर। हम एक वायर लेंगे, उस वायर को कनेक्ट करेंगे एक रॉड के साथ। अच्छा, अब ये जो रॉड है ना हमारे पास, ये बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाने के लिए हमें देखो दो ही चीजें तो ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक मेटल्स पढ़ा हमने और एक ग्रेफाइट पढ़ा। तो फिलहाल ये जो हम रॉड्स ले रहे हैं ना, ये हम ग्रेफाइट की ले रहे हैं। इनमें से एक रॉड जो है ना, मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी है। जो रॉड मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और वो जो मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो बेसिकली ये जो रॉड्स है ना, इनका एक अपना अलग सा नाम है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स का काम ये होता है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू दी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बैटरी से
इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इलेक्ट्रोलाइट तक जाएगा बाय इलेक्ट्रोड, और वापस इलेक्ट्रोलाइट से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्रॉम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का काम क्या है? इलेक्ट्रोड conduct electrons to and from the electrolyte। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये दो तरह की हैं। एक इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसका नाम होता है कैथोड। और कैथोड की डेफिनेशन क्या होती है? कैथोड is the electrode where reduction takes place। अब रिडक्शन आपको पता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी जब हम ये इसकी इक्वेशंस देखेंगे ना तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि कैथोड पे रिडक्शन कैसे हो रही है। और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, उसको हम कहते हैं एनोड। और एनोड क्या इलेक्ट्रोड है? एनोड की डेफिनेशन ये होती है, एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन आपको पता है क्या होता है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है यहां तक बात? जी, ये जो रॉड्स हैं इनका मैं आपको स्पेसिफिक नाम बता रहा हूं, इनको अब हम इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। सही है। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं। आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है थोड़ी बहुत तो आपको पता होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी मैं कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाता हूँ, उसमें बल्ब लगाऊंगा और उसके साथ बैटरी लगाऊंगा, तो बल्ब जब तक नहीं जलेगा जब तक सर्किट ना हो जाए। अब सर्किट कंप्लीट होने के लिए जरूरी क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वापस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक जब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट में मैंने ना इलेक्ट्रोड डाल दी और उन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बीच में एक बल्ब भी लगा दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स दो चीजों में कंडक्ट हो सकते हैं या दो चीजों में मूव हो सकते हैं, ठीक है। वो किन दो चीजों में मूव हो सकते हैं? मेटल्स में या ग्रेफाइट में। अब मैंने क्या किया है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये ग्रेफाइट की ली हुई है। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको हमने एक अलग सा नाम दे दिया, उसको हमने कहा कि इसको हम आप बोलेंगे कैथोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलेंगे एनोड, राइट। अच्छा, अब देखो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं। पहली बात, आप जो फिजिक्स में एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बनाते हो ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, वो तो कन्वेंशनल करंट होता है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और कहाँ जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के कैथोड पे आके जमा हो जाएंगे। कैथोड पे आके जमा क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैथोड, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है उसमें तो वो कंडक्ट हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना कंडक्ट होंगे। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसा थोड़ी होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्विमिंग करते हुए एनोड तक पहुंच जाए और एनोड से वापस जो है वो बैटरी तक चले जाए। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स दे कैन नॉट फ्लो थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? अगर बैटरी से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो वापस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक 5 इलेक्ट्रॉन का पहुंचना जरूरी है सर्किट कंप्लीट होने के लिए। तो अब होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना इस कंडक्शन को पूरा करता है। किस तरह से? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो नहीं कर सकते, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से निकल के एनोड तक जाएगा कैसे?
तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर इसके लिए ना मुझे कुछ इक्वेशंस देखनी पड़ेंगी। देखो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना कैथोड पे पहुंच गए। अब ये कैथोड से जम करके इलेक्ट्रोलाइट में नहीं जा सकते, इनको स्विमिंग नहीं आती है, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट में नहीं जाना है। होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जब कैथोड पे आके जमा होंगे तो कैथोड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास दो तरह के आयन्स हैं, एक है पॉजिटिव आयन सोडियम आयन और एक है क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन। तो जो सोडियम का पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं ना। और जो क्लोराइड आयन है नेगेटिवली चार्ज आयन, वो एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, देखो हसन, वायर के जरिए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड तक आए, कैथोड पे आके जमा हो गए। अब कैथोड से आगे कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट आ गई है ना बीच में, बीच में सॉल्यूशन आ गया, पानी आ गया, बीच में कैसे जाएंगे? पानी तो नहीं आया, खैर अभी हमने मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, लेकिन मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट में ये ट्रेवल नहीं कर सकते। तो होगा क्या कि जो सोडियम आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जब ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो कैथोड पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो जैसी वो इलेक्ट्रॉन इस सोडियम आयन को देखेगा, सोडियम आयन वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से सोडियम आयन के ऊपर चले जाएंगे, मतलब सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, और गेन करके सोडियम आयन क्या बना लेगा? सोडियम एटम। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तभी तो कह रहे हैं कैथोड पे जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है? कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन गेन कर रहा है? सोडियम आयन। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन ने गेन कर लिए तो कैथोड से तो निकल गए ना, और वो सोडियम आयन के पास चले गए। अच्छा, दूसरी साइड पे एनोड पे क्या हो रहा होगा? एनोड जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और उस पे हमारी बात हो रही है कि प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का। किस तरह से? एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, उस पे कौन अट्रैक्ट होगा? क्लोराइड नेगेटिव आयन। और वो क्लोराइड नेगेटिव आयन एनोड के ऊपर जाके, क्लोराइड के पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोराइड क्या करेगा? एनोड के पास जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों लूज कर देगा? क्योंकि जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और एनोड पर लगी हुई है बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अपने इलेक्ट्रॉन वापस मांग रहा है, बोल रहा है जो मेरे नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन भेजे हैं वो वापस ला के दो, तो वो खींच रहा है ऊपर इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड आइंस अपने इलेक्ट्रॉन एनोड पे जाके लूज कर देंगे, और क्लोराइड आइन जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? क्लोरीन एटम। ठीक है, -1 चार्ज है तो 0 चार्ज हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि क्लोरीन एटम कभी भी अकेला नहीं रहता, क्लोरीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। तो क्लोरीन Cl2 बनेगा, ये रेडॉक्स में इक्वेशन पढ़ी थी ना। अब राइट हैंड साइड पे वी हैव 2 क्लोरीन एटम्स, तो इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोराइड आयन के साथ 2 लगाना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन लेफ्ट हैंड साइड पे। अब एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो टोटल 2 क्लोराइड आयन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना लेगा, और कैथोड पे सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एटम बना लेगा। अभी जो क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे आ गए, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक चले जाएंगे। कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो सोडियम आयन ने गेन कर लिए, उसके बदले में क्लोराइड आयन ने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एनोड को दे दिए। अब बैटरी तक जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे हैं ना, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो निकले थे, लेकिन बैटरी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी बस ये कहती है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने भेजे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाए, वो इलेक्ट्रॉन वही वाला हो या कहीं और से आए, डजेंट मैटर। 5 इलेक्ट्रॉन गए थे तो 5 वापस चाहिए उसको। तो एनोड पे क्या हो गई? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हो गया? रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट ने हेल्प किया ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ खुद क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट जो था वो क्या था? सोडियम क्लोराइड था, उसमें Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन था। लेकिन जब उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दी है, ठीक है, तो क्या होगा
कि सोडियम आयन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एटम में, और क्लोराइड आयन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉम्पोजिशन थी वो चेंज हो गई, मतलब सोडियम आयन नहीं रहा, वो सोडियम एटम बन गया, और क्लोराइड आयन नहीं रहा, वो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सही है भाई, समझ आई बात यहाँ तक? एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना हसन, इसलिए हम कह रहे हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एक बार बच्चे, थोड़ा सा गैप आया है आपकी क्या उसमें चैप्टर्स में? रिडॉक्स रिएक्शन याद है, या वो बीच में कितना गैप लिया है पहले ये बताओ। नहीं बेटा, सोडियम डज नॉट एग्जिस्ट एज Na2। सोडियम मेटल है, मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक फॉर्म Na। वो डायटोमिक मॉलिक्यूल नॉन मेटल्स होते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सही। हाँ भाई, कोई और सवाल? बिल्कुल हसन, इक्वेशन बनाना आपको आनी चाहिए, और ये आपने रिडॉक्स में पढ़ी है, ये आपको अभी और बहुत सारी बनानी है इस चैप्टर में। अच्छा एक बार बेटा ट्राई करो कोप अप करने की। आई थिंक आपने गैप बहुत बड़ा ले लिया है रिडॉक्स, और इसमें आ जाएगा, अभी थोड़ा सा चलने दो आगे चैप्टर। चलें भाई आगे बढ़े, या कोई सवाल है किसी का? जी मंतशा, होल प्रोसेस एक साथ लिखने के लिए तो नहीं कहेगा आपसे, वो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछेगा ना, कैथोड की इक्वेशन लिख दो, एनोड की इक्वेशन लिख दो, इस तरह से पूछेगा। चलो एक और इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड दो ही तरह की हो सकती हैं, या तो मेटल की होगी या ग्रेफाइट की होगी। तो हम मोस्टली ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यूज करने का दो रीजन है भाई। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो होती हैं, वो एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि मैं अगर मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ तो कुछ मेटल तो इलेक्ट्रोड ही खुद मेल्ट हो जाएगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स का। अभी मैं आगे एसिड को लूंगा ना एज इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें अगर मैं कोई मेटल इलेक्ट्रोड डालूंगा तो मेटल तो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड बेस्ट चॉइस होती है हमारे पास। ठीक है। अच्छा अब देखो, इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो क्या है? मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड। विच इज PbBr2, राइट? ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करेंगे इसकी? अगेन हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अभी हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड, विच इज PbBr2। अगेन इसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोड डालेंगे। One electrode to be connected with the positive terminal of a battery, and the other electrode to be connected with the negative terminal of a battery. The electrode connected to the positive terminal of a battery gets positively charged, and this is known as anode. And the electrode connected to the negative terminal of a battery gets negatively charged, and this is known as cathode. Acha, the electrolyte is molten lead to bromide. It means that this electrolyte must have two types of ions.
Pb2 positive ion and Br negative ion. Bromide is from group 7, right? So it has a charge of -1. Now what happens? What will happen at cathode? Cathode is the negatively charged electrode where always reduction takes place. Reduction is gain of electrons, right? कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो हमारे पास कौन सा आइन उसकी तरफ भागा भागा जाएगा या अट्रैक्ट होगा? लेड टू पॉजिटिव आइन। और एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो कौन सा आइन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिवली चार्ज आइन। और इस इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिवली चार्ज आइन कौन सा है? बी आर नेगेटिव आइन। अब कैथोड पे रिडक्शन होता है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Pb2 पॉजिटिव आइन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Pb मेटल। और ब्रोमाइड आइन ऑक्सीडाइज्ड होगा एनोड पे। ब्रोमाइड आइन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट विल फॉर्म ब्रोमीन, बट ब्रोमीन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म Br2। लेफ्ट हैंड साइड पे वी विल राइट 2 ब्रोमाइड आइन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यस यस हिबा, दिस इज Br2। और Pb क्या होगा? Pb2 पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Pb मेटल। ठीक है, अब क्लास के बाद जरा मुझसे बात करना, कहाँ फंस रहे हो बताना जरा मुझे। जी अभी है बच्चे, ये थोड़ा बहुत हमारा आता है एटीपी में। ठीक है, तो इसके एटीपी के भी क्वेश्चंस करेंगे, एटीपी के साथ ही करेंगे इसके क्वेश्चंस। सही है। तो हुआ क्या कि हमारे पास मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड में Pb2 पॉजिटिव आइन था, वो कन्वर्ट हो गया Pb मेटल में। और ब्रोमाइड आइन जो था वो Br2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट जो था वो नहीं रहा ना, चेंज हो गया। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गई मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड की। चले आगे बढ़े। देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, वो दो टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक इलेक्ट्रोलिसिस है हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और एक होती है हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में? इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड जो होती है ना वो डिसॉल्व नहीं होती है इलेक्ट्रोलाइट में। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपसे इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में डिफरेंस पूछूं तो आप कहोगे इन इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस एनोड डू नॉट dissolve in electrolyte, और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? एनोड डिसॉल्व्स इन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अभी एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होती है वो हम नहीं पढ़ रहे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होती है, अभी हम जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे ना वो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। और इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस की पहचान क्या है कि इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं वो सारी ग्रेफाइट की होती हैं। कैथोड भी ग्रेफाइट का होगा और एनोड भी ग्रेफाइट का होगा। अदरवाइज जो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसमें जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोड्स जो होती हैं हमारी किसी मेटल की बनी हुई होंगी। ठीक है, तो जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो वो खुद ही समझ आ जाएगा कि क्यों मेटल की बनी हुई है। फिलहाल अभी हम फोकस करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस पे। ठीक है, हाँ पहले वाली भी ग्रेफाइट की थी। अभी मैं बस बता रहा हूँ कि इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। अभी जो हमने दो इलेक्ट्रोलिसिस ऊपर पढ़ी है वो भी ग्रेफाइट की हैं। ग्रेफाइट कार्बन को कहते हैं हसन, प्योर कार्बन कोक ग्रेफाइट। कार्बन की इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं हम लोग क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ना ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोलाइट अब्दुल्ला कोई भी ले सकते हैं जिसमें फ्री मूविंग आयन हो। अब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलिसिस कर करके एज एन एग्जांपल देखेंगे। चलें भाई आगे बढ़े।
जी रामीन, क्या हुआ, लिख रहे हो या थक गए हो? ओके, लिख लो। हिवा बच्चे, बाद में समझ आएगा कि कैथोड क्यों नहीं डिसॉल्व होता। अभी पढ़े पढ़े तो पहले इलेक्ट्रोलिसिस। ओके हसन, चलो। देखो, जो हम आ, अभी जो हमने दो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है उनमें इलेक्ट्रोलाइट क्या था, मोल्टेन कंपाउंड था। अदरवाइज इलेक्ट्रोलाइट हमारा एक्वस आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है ना। तो एक्वस आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस करके देखते हैं जरा। तो एक्वस सोल्यूशन की है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की जो हम पहली इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। और जब हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रोलिसिस बनेगी हमारी वो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलिसिस में हम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो क्या है, एक्वस डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि इसमें पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, मतलब NaCl जब मैंने डिसॉल्व किया पानी में तो सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है इसमें, इसको डाइल्यूट कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से आइंस होंगे? देखो, सोडियम क्लोराइड जब डिसॉल्व होगा तो सोडियम आइन होगा और क्लोराइड आइन होगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जब एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास या कोई एक्वस सोल्यूशन होता है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना वो भी थोड़े बहुत आयोनाइज हुए हुए होते हैं। और जब वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है या ब्रेक डाउन होता है तो वो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन बनाता है। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो उसमें ये दो आइंस H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और सोडियम आइन और क्लोराइड आइन आयनिक कंपाउंड से आया है। तो ये हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट के आइंस हैं। मतलब अगर अब इसका मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाऊं और मैं कहूं कि इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस सोडियम क्लोराइड है, NaCl इन एक्वस फॉर्म, नॉट इन मोल्टेन फॉर्म। अब ये हमने पानी में डिसॉल्व करके बनाया है। तो इसमें अब आइंस कितने तरह के होंगे, एक सोडियम आइन होगा, एक क्लोराइड आइन होगा, एक H पॉजिटिव आइन होगा और एक OH नेगेटिव आइन होगा। तो चार तरह के आइंस है हमारे पास इसमें। ठीक है, अगेन हम इसमें दो इलेक्ट्रोड डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट में। वही, वन इलेक्ट्रोड will be connected to the positive terminal of a battery and the other electrode to the negative terminal of a battery। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे वो क्या बन जाएगा, एनोड। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट जिसको किया हुआ है वो क्या बन जाएगा, कैथोड। अब जरा चीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी। देखो, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और वहां पे प्रोसेस क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। अब कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास दो तरह के आइंस हैं, एक सोडियम पॉजिटिव आइन है और एक H पॉजिटिव आइन है। ये दोनों कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सोडियम पॉजिटिव आइन भी और H पॉजिटिव आइन भी। लेकिन इनमें से सिर्फ एक आइन कैथोड पे रिड्यूस्ड होगा। और वो कौन सा आइन कैथोड पे रिड्यूस होगा वो देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या आती है हमारे पास, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल जो थी उसकी बात कर रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर होता है पोटेशियम,
Then we have sodium, calcium, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ओहो, कोई और बता दी। एल्यूमिनियम के बाद वी हैव जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो कौन सा कैटाइन कैथोड पे रिड्यूस होगा वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। देखो, जो कैटाइन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है वो रिड्यूस होगा। तो सोडियम आइन और H पॉजिटिव आइन, मतलब सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन नीचे है? हाइड्रोजन नीचे है ना, तो वो रिड्यूस होगा। तो इसको अपने पास एक बार लिख भी लेना, आइन lower in reactivity series is reduced at cathode। तो हमारे पास सोडियम आइन रिड्यूस नहीं होगा, सिर्फ H पॉजिटिव आइन रिड्यूस होगा। और जब H पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन आइन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन एटम बनाता है। लेकिन क्या हाइड्रोजन एटम अकेला रह सकता है? नहीं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो वो H2 फॉर्म में रहता है, डायटोमिक फॉर्म में। अब हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे कितने हो गए? 2 हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे H पॉजिटिव आइन के साथ भी 2 मोल लगाना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। तो 1 H पॉजिटिव आइन is gaining how many electrons? It gains 1 electron. So 2 H positive ion will gain total of 2 electrons. तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की इक्वेशन रिडक्शन की ये बनेगी। अब ये इक्वेशन आप बेटा याद कर लो, हमेशा यही बनेगी H पॉजिटिव आयन की रिडक्शन की इक्वेशन। 2H पॉजिटिव आयन will gain 2 electron to produce H2 gas। हमेशा यही बनेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, तो ये याद करें आप। सही है। और सोडियम आयन रिड्यूस नहीं होगा, सिर्फ H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में H पॉजिटिव आयन नीचे है। नहीं, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज H पॉजिटिव आयन ही हो, हसन आयन तो हो सकते है ना सोल्यूशन में। अगर मैं कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट ले लूं तो फिर कॉपर तो नीचे है हाइड्रोजन से। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे देखते हैं जरा। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, ऑक्सीडेशन होनी है। तो नेगेटिव आइंस आएंगे, क्योंकि नेगेटिव आइन भी होता है इलेक्ट्रोलाइट में, एक क्लोराइड। तो इसके लिए हमारे पास एनाइन की भी एक रिएक्टिविटी सीरीज है। अब वो बहुत आसान सी है, छोटी सी है, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और ये भी अभी याद करवा देता हूँ, जैसे वो कल नसीमा वाली करी थी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एनाइंस। देखो, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में जो आइंस हो सकते हैं नेगेटिवली चार्ज आइन, वो सल्फेट हो सकता है, SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ठीक है, मतलब सल्फेट, इसको ऐसे याद कर लो, सम नाइट्रेट, N से आ रहा है, सम नॉटी क्लोराइड, C से आ रहा है, सम नॉटी चिल्ड्रन हाइड्रोक्साइड, O से आ रहा है, ऑफ ब्रोमाइड, B से आ रहा है। तो इसको हमने ऐसे याद किया हुआ है, सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। राइट, सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो वी हैव सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अच्छा, एक बात और याद रखना कि कुछ भी हो जाए, अगर सल्फेट और नाइट्रेट अगर प्रेजेंट है भी ना इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। मतलब कैथोड और एनोड पे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, उसको हम कहते हैं कि डिस्चार्ज होना। तो सल्फेट और नाइट्रेट अगर होंगे भी, तो उन्होंने
एनोड पे डिस्चार्ज नहीं होना है, तो इनको तो आप भूल ही जाओ। बचा क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो अगेन इनमें से जो एनाइन नीचे होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एनोड पे मिल जाएगा। मतलब एनाइन लोअर इन दिस series is oxidized at anode। अब इनमें से नीचे कौन है, क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड? नहीं अली बेटा, सल्फेट और नाइट्रेट किसी भी केस में नहीं निकलेंगे, चाहे कंसेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो। बताते हैं अभी आगे। तो बेटा हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा ना, क्योंकि वो नीचे है, क्लोराइड आयन नहीं निकलेगा। अब हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा। हाइड्रोक्साइड आयन जब एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? देखो हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन आप खुद से अपना दिमाग लगा के नहीं बना सकते हो। उसकी इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, इन शॉर्ट रटनी पड़ेगी। अब वो इतनी बार बनाओगे इस चैप्टर में, वो खुद ही याद हो जाएगी। वो क्या है, 4 OH- आयन विल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस 2H2O, 1 mole of oxygen and 4 electrons। This is the equation for हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपको याद करनी पड़ेगी, और कोई हल नहीं है इसका। ठीक है भाई। आगे बढ़े। नहीं हसन, एनर्जी रिलीज का कुछ नहीं देखना हमें इसमें। कंसंट्रेटेड NO3 हो, कुछ भी नहीं होगा। हाँ अगर ये जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस की है ना अभी, वो की है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की। लेकिन यही इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम एक्वस कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की करेंगे ना, तो एक चीज चेंज हो जाएगी। वो क्या चेंज हो जाएगा? सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस एनोड पे वैसे तो हाइड्रोक्साइड आयन नीचे होता है तो उसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन वो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा अगर कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने। पहले बताओ ये लिख लिया, मैं इसको आगे बढ़ जाऊं जरा। देखो देखो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की जगह, एक्वस डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की जगह अगर वर्ड कंसंट्रेटेड लिख दें ना, अगर हम कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लेंगे, तो कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लेने से आइंस तो वही रहेंगे, Na+ आइन, क्लोराइड आइन, H+ आइन, OH- आइन। कैथोड पे वही रूल चलेगा। कैथोड पे जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है ना, वो वाला कैटाइन रिड्यूस हो जाएगा, तो सोडियम और H+ आइन में से हाइड्रोजन नीचे, तो हाइड्रोजन आइन रिड्यूस हो जाएगा। कैथोड पे भी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन एनोड पे जो है ना, वो एक चीज चेंज हो जाएगी। वो क्या होती है, और ये केस सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब क्लोराइड आइन इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आइन दोनों प्रेजेंट है ना, और अगर इलेक्ट्रोलाइट के साथ वर्ड कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है, तो ये जो मैंने रूल लिखा हुआ है ना नीचे, एनाइन लोअर इन सीरीज, ये कैंसिल हो जाएगा बस। अगर इलेक्ट्रोलाइट के साथ वर्ड कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आइन के बजाय क्लोराइड आइन ऑक्सीडाइज्ड होगा, फिर हाइड्रोक्साइड आइन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड के साथ ही होगा। अगर कोई और नेगेटिव आइन है हाइड्रोक्साइड आइन के साथ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
देखो, जब क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मौजूद होंगे इलेक्ट्रोलाइट में एक साथ, और इलेक्ट्रोलाइट पे वर्ड कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सिर्फ क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? क्लोराइड आयन विल फॉर्म Cl2 and 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोराइड आयन विल फॉर्म Cl2 and 2 इलेक्ट्रॉन। बस ये एक फर्क आ जाएगा अगर इलेक्ट्रोलिसिस कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की हुई है इंस्टेड ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। एक्वस डाइल्यूट लिखा हुआ हो या एक्वस लिखा हुआ हो, वो बाय डिफॉल्ट डाइल्यूट ही है। लेकिन अगर वर्ड कंसंट्रेटेड मेंशन है ना सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा फिर एनोड पे, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होगा अगर वर्ड कंसंट्रेटेड है, ओनली देन। ठीक है। अब्दुल्ला, कंसंट्रेटेड ब्रोमाइड के लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो करोगे, क्योंकि ब्रोमाइड तो वैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन से नीचे है ना, तो उसने तो वैसे ही ऑक्सीडाइज होना है। अगर मैं डाइल्यूट सोल्यूशन भी लूंगा तब भी ब्रोमाइड आयन नहीं होना है भाई, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयन से नीचे है। ये एक्सेप्शन सिर्फ क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के साथ ही है। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है? देखो, इसके रीजन की डिटेल में अगर आप जाओगे ना तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। एक सिंपल रीजन मैं ये बता सकता हूँ आपको कि क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में अगर मैं कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लूंगा तो क्लोराइड आयन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। जब क्लोराइड आयन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रोक्साइड आयन को वो जगह नहीं देंगे एनोड पे, बस ऐसे समझ लो। अदरवाइज उसका जो डिटेल रीजन है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी। ठीक है हिबा? क्लोरीन एंड मैग्नीशियम को क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्लोरीन नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, मैग्नीशियम ने कैथोड पे जाना है, क्लोराइड ने एनोड पे जाना है, तो उनको क्यों आपस में कंसिडर कर रहे हो? ठीक है अब्दुल्ला, बात समझ आई तुम्हें जो पूछ रहे थे? अच्छा, अब जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस के साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं। मतलब जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के साथ कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन भी होती है। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस जब परफॉर्म हो रही है तो क्या दिख रहा है। तो अभी जो हमने पहली वाली इलेक्ट्रोलिसिस की जिसमें हमने एक्वस डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस जो की है, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? मतलब जब इलेक्ट्रोलिसिस चल रही होगी तो हमें क्या क्या दिख रहा होगा, जरा वो देख लेते हैं। भाई, जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें से कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, लेकिन क्या हाइड्रोजन गैस हमें बनती हुई दिखेगी? कलरलेस गैस होती है, लेकिन ना उसके बबल्स दिखेंगे, बबल बुलबुले निकलते हुए दिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में से। तो हम इसकी ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट कैथोड, जो कि हाइड्रोजन गैस है। इसी तरह एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन गैस। ये होगा बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट एनोड, जो कि ऑक्सीजन गैस है। सिमिलरली हमारे पास वाटर जब आयनाइज होता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन निकलता है ना। मतलब ये जो H पॉजिटिव आइन निकल के इलेक्ट्रोलाइट से खत्म हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि H पॉजिटिव आइन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना रहा है, और हाइड्रोक्साइड आइन ऑक्सीडाइज होके वाटर और ऑक्सीजन बना रहा है। मतलब H पॉजिटिव आइन भी इलेक्ट्रोलाइट से खत्म होता जा रहा है और हाइड्रोक्साइड आइन भी इलेक्ट्रोलाइट से खत्म होता जा रहा है। जब सोल्यूशन में से H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन निकलेगा, इट मींस और वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे टू गिव मोर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइन। तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होता जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में से। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम पानी होता जाएगा, मतलब कंसंट्रेटेड होता जाएगा। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है, इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स कंसंट्रेटेड। ठीक है।
इसी तरह हमारे पास जो हमने कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड वाली इलेक्ट्रोलिसिस की है, उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी? उसमें भी कैथोड पे हमारे पास जो गैस बन रही है वो हाइड्रोजन गैस है, लेकिन एनोड पे ऑक्सीजन गैस नहीं बन रही, एनोड पे क्लोरीन गैस बन रही है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखते हैं? कैथोड पे तो बबल्स ऑफ कलरलेस गैस दिखेंगे, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस एट कैथोड, जो कि हाइड्रोजन गैस है। एनोड पे क्लोरीन गैस बन रही है। तो क्लोरीन गैस के ना, एक्चुअल में क्लोरीन गैस जब प्रोड्यूस होगी ना एनोड के आसपास, तो वो निकलते ही ना क्लोरीन गैस डिसॉल्व हो जाती है पानी में। अच्छा, क्लोरीन गैस का जो कलर होता है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन आप अभी याद कर लो, क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो पेल ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन कलर का। तो जो एनोड के आसपास का सोल्यूशन है ना, वो हल्का हल्का सा लाइट ग्रीन हो जाएगा। मतलब इसकी ऑब्जर्वेशन में आप ये बात लिख लो, सोल्यूशन नियर एनोड चेंजेस टू पेल ग्रीन। सही है। अच्छा हसन बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस तो हम पढ़ेंगे ना, तो देख लेना कौन कौन सी आएगी, अभी लिस्ट डाउन करके क्यों टाइम वेस्ट करें अपना। जी हिबा, ग्रीन क्लोरीन होती है, पानी में वो जब डिजोल्व होगी तो बहुत लाइट सा ग्रीन कलर आता है। अच्छा दूसरी बात, सबकी ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट सेम होंगे नहीं, ये जरूरी नहीं है भाई, आपने देख लिया अभी नीचे चेंज हो गई है। अच्छा दूसरी बात, गानिया हाइड्रोक्साइड आइन, देखो ये वाली बात सुनो, ये अच्छा सवाल है। 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन जब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो वाटर के 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास फिर भी जो वाटर है ना, वो जो बन रहा है, जो वाटर आयोनाइज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो बन रहा है ना अल्टीमेटली वो कम बनेगा। देखो यहाँ पे 4 OH नेगेटिव आयन टोटल बन रहे हैं ना, तो मतलब 4 वाटर के मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे होंगे, और बदले में सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो कम ही हो रहा है ना, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोड्स हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे, डिपेंड करता है कौन से मेटल के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो। हिबा अगर आप कॉपर की यूज कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा, प्लेटिनियम की कर रहे हो तो अभी भी ऐसे ही होगी इलेक्ट्रोलिसिस, अनलेस कि आप सोडियम मेटल की इलेक्ट्रोड यूज कर लो, क्योंकि सोडियम का आयन प्रेजेंट है ना इलेक्ट्रोलाइट में। तो जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन से मेटल के साथ एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होगी। मतलब सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपने कॉपर की इलेक्ट्रोड डाल दी है तो कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही ग्रेफाइट की तरह होगी इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा एक ऑब्जर्वेशन और सुन लो इसमें, जो हमने कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की है, इसमें कौन कौन से आयंस इलेक्ट्रोलाइट से निकल के खत्म हो रहे हैं। देखो कैथोड पे H पॉजिटिव आयन निकल रहा है, तो H पॉजिटिव आयन कम हो जाएगा ना इलेक्ट्रोलाइट में। कैथोड पे H पॉजिटिव आयन निकल रहा है, और एनोड पे हमारा क्लोराइड आयन निकल रहा है, तो सोल्यूशन में से ये दोनों आयंस खत्म हो रहे हैं। देखो जब H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में से कम होता जाएगा तो सोल्यूशन के पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? जब H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन इक्वल क्वांटिटी में होता है तो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, लेकिन जब H पॉजिटिव आयन कम होगा तो सोल्यूशन लेस एसिडिक हो जाएगा ना, या मैं ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन। वी कैन से पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस, क्योंकि H पॉजिटिव आयन कम हो रहा है ना। पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन। इलेक्ट्रोलिसिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आ सकती है,
आयंस यही इन्वॉल्व होंगे। अभी हम आगे और भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बट यूजुअली आयंस यही इन्वॉल्व होते हैं। मोस्टली यही इलेक्ट्रोलिसिस आती है जो हम पढ़ेंगे, 99% यही आती है। रामीन, थर्ड ऑब्जर्वेशन किसकी, ऊपर वाली की, कंसेंट्रेटेड वाली? अच्छा मंतशा बेटा, कंसेंट्रेशन हमें दिखेगी तो नहीं, हम मेजर कर सकते हैं बाद में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन कंसेंट्रेशन ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं है कि हमने दिख रहा है कंसेंट्रेशन चेंज होता हुआ। एक्चुअली क्वेश्चन में वो पूछता है कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट आगे कंटिन्यू होगी तो हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे जब भी याद रखना, जब H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन दोनों निकल रहे होंगे ना कैथोड और एनोड पे, तो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेटेड होगा। दूसरी बात कि ये ऑब्जर्वेशन तो नहीं हुई, ये हमें दिख तो नहीं रहा, वो तो हम मेजर करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन ये वन ऑफ द क्वेश्चंस है, इसलिए ना मैं इसको ऑब्जर्वेशन के साथ ही लिखवा देता हूँ ताकि यहीं पे याद कर लो। ठीक है। हसन क्या समझ नहीं आया तुम्हें, पूछो तो। मोल्स के क्वेश्चन में वो जो एनर्जी रिलीज वाला क्वेश्चन है वो हम उसमें पढ़ेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स में, जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना उसमें। अच्छा भाई, फ्राइडे को कल मतलब एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हो ना, 3, 3:30 से क्या डिसाइड किया था टाइम, 4 बजे ऑनवर्ड्स या 3 PM PST ऑनवर्ड्स? 4:30 ऑनवर्ड्स, ओके, 4:30 टिल 6 या 5:30? 4:30 टिल 6 PM PST। नहीं गानिया बच्चे ऑब्जर्वेशन में मेंशन नहीं करते हम। ये जो पढ़ रहे हैं ना वो A to Z सब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में जो भी हो रहा है। इनफैक्ट वो ना पार्ट्स में क्वेश्चन पूछता है, वो बोलते हैं स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट कैथोड। तो इफ हाइड्रोजन गैस इज बीइंग इवॉल्व तो आप लिख दोगे जस्ट बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। नेक्स्ट पार्ट में वो ये पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड, तो देन यू विल राइट हाइड्रोजन गैस। समटाइम्स ही आस्क्स कि व्हाट इज द टेस्ट फॉर द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, मतलब गैस का नाम भी नहीं लिया, तो आपको खुद ही रियलाइज करना है कि इट शुड बी हाइड्रोजन गैस, और उसका टेस्ट लिखना होगा। जैसे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप साउंड विद अ लाइटेड स्प्रिंट। ठीक है। हिबा, हमने एसिड बेसिस के बाद मेटल्स पढ़ लिया, पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ लिया है। और एसिड बेसिस आपने पता नहीं कहाँ तक पढ़ा, लेकिन एसिड बेसिस भी काफी लंबा चला था ना। अब फ्राइडे को हमारे पास मतलब कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल वाली क्लास मिस नहीं करना। ये स्प्लिंट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और अगर ऑक्सीजन गैस का टेस्ट पूछेगा तो रिलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट। चलो भाई जा सकते हो अभी आप लोग, लाफिज।